Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे और शानदार ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं जावेद फारूकी एक बार फिर से आप लोगों के सामने अनअकैडमी के इस नए यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस चैनल पे हम लोग आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री करंट अफेयर्स प्रीलिम्स फॉर 2024, यानी कि 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके आज से हम लोग करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जिसमें दोस्तों हम लोग हमेशा बीच बीच में यानी कि मंथ में तो बात करेंगे ही, लेकिन आने वाले महीनों में भी हम लोग करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के ऐसे सारे टॉपिक जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में बने हुए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उस पर एक डिटेल और काफ़ी नॉलेजेबल क्लासेस दोस्तों लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। दोस्तों, हिस्ट्री करंट अफेयर सीरीज़ की इस पहली कड़ी में, इस पहले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं जयंती से संबंधित ये क्लास मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ दोस्तों। तो जिसमें हम लोग शिवाजी महाराज, जो कि महाराष्ट्र के एक नायक ही नहीं दोस्तों बल्कि भारत के एक नायक हैं, जिनके राज्याभिषेक की 350वीं जयंती मनाई जा रही है। तो ये क्लास इसी को समर्पित है दोस्तों। तो आप लोग विस्तार से इनके बारे में समझिए, सुनते जाइए और नोट्स बनाते जाइए दोस्तों। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं जयंती। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रख दूं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो उनको हमारा आपका परिचय होना ज़रूरी है। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरा नाम है जावेद फारूकी। ये मेरी अनअकैडमी पर पोजीशन। आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। 11 years of teaching experience with India's leading and renowned institute and perform almost 200 plus elections। पिछले 11 वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ। एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ हिस्ट्री फॉर जनरल स्टडीज, सोशल इशू, सोशल जस्टिस एंड करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक में डील करता हूँ दोस्तों। ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर 10। इस रेफरल कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा मेरा परिचय। अब हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के का ये जो 350वीं जयंती का जो समारोह मनाया जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये आपके अगले आने वाले यूपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग किन किन कंटेंट में क्या क्या बातें पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित। क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों, है ना। प्रश्न जो भी होते हैं वो इनडायरेक्ट तौर पे पूछे जाते हैं। यानी कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वीं जयंती मनाई जा रही है उनके राज्याभिषेक की, तो उनके जीवन से संबंधित सारे पहलू इंपॉर्टेंट हो गए। खासकर दोस्तों जो इस घटना से, छत्रपति शिवाजी महोदय से संबंधित जो भी अप्रत्यक्ष बातें हैं, चाहे उनके शासन प्रशासन से संबंधित या उनके व्यक्तित्व से संबंधित, उनके जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। इवन पूरा मराठा मराठों का दोस्तों जो इतिहास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट मराठा साम्राज्य का बारे में तो नहीं, लेकिन हम लोग जहाँ तक हो सकता है शिवाजी के व्यक्तित्व के पहलुओं और उनके द्वारा बनाए गए साम्राज्य और प्रशासनिक ढांचे के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो कंटेंट आपके सामने जैसा आप देख पा रहे हैं, चर्चा में क्यों, शिवाजी व्यक्तित्व परिचय, उनका प्रारंभिक जीवन, उनकी प्रारंभिक उपलब्धियां, उनका राज्याभिषेक, शिवाजी की शासन व्यवस्था, उनका केंद्रीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये मेगा 350 कोरोनेशन एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराजा एट रायगढ़, इसको दोस्तों इंडिया की जितने भी टॉप न्यूज़ हैं, न्यूज़पेपर्स, उसमें इसमें कवर किया गया है। खासकर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया था। 1 जून 2023 की दोस्तों घटना है, मतलब जब इन सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो घटना दोस्तों चर्चा में इसलिए है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं जयंती मनाई जा रही है। आज से यानी कि ठीक 350 साल पहले रायगढ़ शिवनेर यानी कि पुणे के रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करा करके और एक प्रकार से दोस्तों अपने आप को लेजिटिमेट किंग के रूप में स्थापित किया, खासकर पश्चिमी दक्षिणी भारत में। और दक्षिण भारत में जहाँ पे मुगल्स जहाँ पे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे उस समय पूरे भारत में, उस समय शिवाजी ने अपना एक राज स्थापित करके और हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण करके उन्होंने एक तरीके से एक प्रतिरोधात्मक सरकार की स्थापना करी थी। और उन्होंने ये दिखा दिया कि उनका क्या सपना था दोस्तों। उन्होंने अपने सपने को पूरा किया और उन्हें एक अपनी मराठा शक्ति के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपने आप को एक लेजिटिमेट किंग के रूप में दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थापित किया। शिवाजी का दोस्तों जो सपना था कि एक दिन वो पूरे भारत में मराठा झंडा फहराए, तो उस सपने को भले शिवाजी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन शिवाजी के बाद के वंशजों यानी कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों यानी कि पेशवाओं ने इस सपने को पूरा किया। और एक दिन ऐसा आया कि जब पूरे भारत पर अटक से लेकर कटक तक मराठा झंडा फहराने लगा था। भारत के इतिहास में मराठों ने जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साम्राज्य की स्थापना का श्रेय शिवाजी को जाता है। इसलिए शिवाजी दोस्तों एक महान कैरेक्टर और एक प्रमुख भारतीय नायक के रूप में भारत के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। तो दोस्तों अभी इनकी जो राज्याभिषेक की 350वीं जयंती थी उसे अभी सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे शिवाजी के व्यक्तित्व परिचय, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में एक एक बातें समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है आपको, शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, आप लोग इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके काफी काम आएगा। दोस्तों शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले जो कि अहमदनगर के वहाँ काम करते थे, अहमदनगर के वहाँ एक सामंत एक फ्यूडल की तरह काम करते थे। उनके पास एक छोटी सी जागीर थी पूना की दोस्तों जागीर थी जो उनको उनके सेवा के बदले में मिली थी, जहाँ पे शाहजी भोसले ने दोस्तों जो है उनको अपनी दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया था। उनके साथ वो अहमदनगर में ही रहने लगे थे, लेकिन अपनी पहली पत्नी जीजाबाई को उन्होंने जहाँ पे शिवाजी का दोस्तों जन्म हुआ था जीजाबाई से 1627 में शिवनेर के दुर्ग में जन्म हुआ था, तो यही पुणे की जागीर में उनको छोड़ दिया गया था दोस्तों। ओके, जिनका पालन पोषण उनके माता जीजाबाई ने किया और उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। दोस्तों समर्थ गुरु रामदास ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिवाजी के अंदर उस बीज को आरोपित किया कि जहाँ पे शिवाजी एक हिंदू पद पातशाही का सपना देख सकते थे। यानी कि शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण, उनकी सोच के निर्माण में समर्थ गुरु रामदास का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के संगत में रहते हुए या उन्हीं की शिक्षा में उन्होंने हिंदू पातशाही का सपना देखा और उन्हें हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि मुख्य रूप से धारण करी। शिवाजी का एक सपना था कि न केवल एक मराठा राज्य स्थापित हो, एक हिंदू मराठा राज्य स्थापित हो जिसका शासन हिंदू तौर तरीकों से चलाया जाए, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक दिन झंडा फहराया जाए। इसके लिए शिवाजी को अपने आप की शक्ति को शिवाजी को एक शक्तिशाली सेना चाहिए थी, शिवाजी को दोस्तों लोगों का समर्थन चाहिए था। ओके, और शिवाजी को एक अपनी मराठा शक्ति को एकजुट करना जरूरी हो गया था। इसलिए दोस्तों शिवाजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना का सपना देखा था। और उसके लिए उन्हें सभी मराठा सरदारों पर विजय करके उन्होंने एकता के सूत्र में पिरोया। उस समय की कहानी स्थिति ये है दोस्तों कि मराठे लोग शिवाजी की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सभी करीब करीब शिवाजी के इक्वल ही थे, लेकिन शिवाजी के व्यक्तित्व में वो जोश, उनकी विचारधारा में वो जोश था कि उन्होंने करीब करीब सभी मराठा सरदारों को पराजित करके उनको एकता के सूत्र में पिरोया और एक बड़ी मराठा सेना खड़ी करी जिसके माध्यम से वो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सकते थे। शिवाजी ने दोस्तों अपने साम्राज्य विस्तार करते करते पास के पड़ोसी सल्तनत राज्यों में बीजापुर में जाने लगे, जिसकी वजह से दोस्तों बीजापुर से उनका विवाद हुआ। तब बीजापुर ने अफजल खान नाम के एक व्यक्ति को शिवाजी को का वध करने के लिए, चालाकी से वध करने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान के मंसूबों को भांप गए और शिवाजी ने बगनके से उसकी हत्या करके शिवाजी ने दोस्तों उसका जो है वध कर दिया गया। दोस्तों इसके बाद शिवाजी की शक्ति और बढ़ती चली गई। उन्होंने साउथ में बीजापुर पे हमला करते करते वो मुगलों के क्षेत्र में घुसते चले गए
और उन्हें मुगलों का एक बड़े ही महत्वपूर्ण एक दोस्तों जो है बंदरगाह था जिसको बोलते हैं सूरत। सूरत बंदरगाह पर बार बार अटैक किया, लूटा, और वहां से इस तरह से मुगल साम्राज्य में शिवाजी के हमले बढ़ने लगे। मुगल साम्राज्य में शिवाजी के हमले को बढ़ते हुए देख करके औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। ओके, लेकिन दोस्तों शाइस्ता खां पराजित कर दिया गया, जिससे नाराज होकर के औरंगजेब ने शाइस्ता खां के बाद आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। आमेर के राजा जय सिंह कहीं एक अच्छे कूटनीतिज्ञ, एक अच्छे सेनापति साहब ठहरे। उन्होंने शिवाजी को पराजित करते हुए पीछे ढकेलते चले गए और शिवाजी को पराजित किया और शिवाजी के साथ एक पुरंदर की संधि कर ली। 1665 में पुरंदर की संधि करी। पुरंदर की संधि में शिवाजी को 4 लाख पूर्ण वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। उनके पास सिर्फ 12 किले बचे रह गए दोस्तों। ओके, मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 और उचित जागीर देना स्वीकार किया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का भी वादा किया। यानी कि दोस्तों मुगल्स जो बीजापुर को भविष्य में जीतना चाहते थे, उसमें मुगलों ने शिवाजी का समर्थन प्राप्त करने की पहले ही गारंटी ले दी। दूसरी बात यह भी था कि शिवाजी अपनी सेना के साथ मुगल दरबार की सेवा करेंगे, अपने बेटे संभाजी के साथ। उनको पंचहजारी मनसब दिया जाएगा, लेकिन शिवाजी से यह वादा करा लिया गया कि वो मुगलों के प्रति लॉयल रहेंगे, ईमानदार रह करके काम करेंगे और दक्षिण भारत में मुगलों की किसी भी सैनिक अभियान में उनकी मदद करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ शिवाजी की बहुत सारे किलों को छीन करके शिवाजी को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की भी कोशिश की गई। राजा जय सिंह ये बात को जानते थे कि शिवाजी के साथ एक अस्थायी दक्षिण भारत तक मुगलों की अभी पहुंच नहीं है और दक्षिण भारत में शिवाजी को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है। राजा जय सिंह एक अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, वो चाहते थे कि शिवाजी और मुगलों के बीच में एक परमानेंट समझौता हो जाए। इसलिए दोस्तों उन्होंने शिवाजी को मना करके और औरंगजेब से बातचीत करके शिवाजी को आगरा दरबार तक ले गए, लेकिन औरंगजेब की हठधर्मिता, उसके गुस्से, सॉरी दोस्तों चार्जर लगाना मैं भूल गया था। तो शिवाजी की हठधर्मिता, औरंगजेब की हठधर्मिता और शिवाजी के दोस्तों जो है के खिलाफ या सिर्फ शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब के बुरे व्यवहार की वजह से शिवाजी और आगरा से दोस्तों जो है निकल भागे। उनको एक जयपुर भवन में कैद कर दिया गया था, लेकिन वहां से शिवाजी निकल भागे और इस तरीके से वापस लौट करके शिवाजी ने पुरंदर की संधि की सारी शर्तों को तोड़ दिया और एक एक करके अपने पुनः किलों को जीतते चले गए। ओके, और अपने किलों को पुनः जीत लिया। इसके बाद ही दोस्तों शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया, रायगढ़ में करवाया, तो छत्रपति की उपाधि धारण करी। इस प्रकार दोस्तों शिवाजी ने दक्षिणी पश्चिमी भारत में अपने आप को एक लेजिटिमेट किंग के रूप में स्थापित कर लिया। यानी कि इस राज्याभिषेक का दोस्तों सबसे बड़ा महत्व ये है कि अब शिवाजी यहाँ के राजा थे। जो शिवाजी अभी तक केवल पहाड़ियों में रहते थे और एक लूटमार करने वाले व्यक्ति माने जाते थे, अब वो एक संस्थागत रूप से एक राजा बन चुके थे जिनसे कोई भी शक्ति बातचीत कर सकते थे। शिवाजी ने दोस्तों यहाँ से अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया और अपने जीवन के अंतिम समय तक लगभग वो साम्राज्य विस्तार करते रहे। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी फर्स्ट उनके उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने कि रायगढ़ से अपना शासन चलाया। लेकिन इन्हीं के शासनकाल में 1689 में शिवाजी ने रायगढ़ पर औरंगजेब ने आक्रमण किया और संभाजी को मृत्युदंड देकर के मराठा साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दोस्तों इस प्रकार से मराठा साम्राज्य अनाथ हो गया था और उस पर मुगलों का कब्जा हो गया। लेकिन उस समय वीरता का परिचय दिया शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम की पत्नी ताराबाई ने। दोस्तों ताराबाई अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को लेकर के लगातार मुगलों से छापामार युद्ध लड़ती रही, उनके खिलाफ संघर्ष करती रही
और एक प्रकार से मराठों की आज़ादी के लिए संघर्ष करती रहीं। ताराबाई की लड़ाई और संघर्ष की वजह से मुगल दोस्तों मराठा राज्य में ठीक से शासन भी नहीं कर पाए, और जिस समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय तक मराठा राज पूरी तरीके से अराजकता का शिकार रहा दोस्तों। ओके, इस तरह से आगे की कहानी फिर जो है वो हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर कैसे यहाँ पे शाहू की सत्ता स्थापित होती है और एक बार फिर से मराठा एक लेजिटिमेट स्टेट के रूप में स्थापित होता है। वो एक अलग कहानी है दोस्तों। शिवाजी के राज्याभिषेक साम्राज्य विस्तार के बारे में आपने समझ लिया है। अब हम लोग शिवाजी की शासन व्यवस्था को समझते हैं। दोस्तों, शिवाजी की जो शासन व्यवस्था थी वो एक कुशल प्रशासक थे। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था दक्षिणी राज्यों और मुगल प्रशासन से काफी प्रभावित थी। यानी कि दोस्तों शिवाजी ने उन परंपराओं को अपने प्रशासन में शामिल किया जो पहले से टेस्टेड थी, यानी कि मुगलों की जो प्रशासनिक परंपरा थी या जो दक्षिण भारतीय राज्यों की जो प्रशासनिक परंपरा थी उसकी बहुत सारी विचारधाराओं को उन्होंने शामिल किया है। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो शिवाजी ने मंत्रियों की एक परिषद जिसे अष्टप्रधान कहते हैं, उनकी भूमिका मात्र परामर्शकारी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे शिवाजी अपने आप में एक डेस्पोटिक किंग थे, यानी कि अपने आप में वो एक डेस्पोटिक यानी कि निरंकुश शासक थे, लेकिन फिर भी दोस्तों उनके शासन कार्य को संचालन करने के लिए 8 लोगों की एक मंत्रिपरिषद बनाई गई थी जिसको अष्टप्रधान कहते थे, जिनके सहयोग से शिवाजी शासन चलाते थे। अष्टप्रधान में आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 8 लोग हैं, आपके सामने हैं। यहाँ से पक्का ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें नंबर 1 पे है दोस्तों पेशवा। पेशवा राज्य के प्रशासन की, अर्थव्यवस्था की देखरेख करते थे, प्रशासन की भी देखरेख और इकोनॉमी की भी, यानी कि एक प्रकार से वित्त मंत्री की तरह भूमिका निभा रहे थे। और राजा की अनुपस्थिति में सारा बागडोर वह स्वयं संभालते थे, यानी कि छत्रपति के बाद पेशवा का पद ही सबसे महत्वपूर्ण था, जो राज्य का मुख्य प्रशासन संबंधी कार्य और आर्थिक गतिविधियों की देखरेख करते थे दोस्तों। दूसरे प्रमुख अधिकारी थे सरे नौबत या सेनापति। इनका मुख्य कार्य सेना में सैनिकों की भर्ती करना, संगठन, अनुशासन और युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती करना था दोस्तों। चलिए, ये हो गया आपके सरे नौबत। तीसरे दोस्तों मजुमदार या अमात्य। अमात्य राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करके उस पर हस्ताक्षर करवाता था। यानी कि दोस्तों राज्य के आय व्यय का ऑडिट करने वाला अगर कोई था तो वो था दोस्तों अमात्य। ओके, आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। चौथा था वकीय नवीस। वकीय नवीस दोस्तों ये सूचना, गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था और घरेलू मामलों की भी देखरेख करता था। यानी कि वकीय नवीस सूचना, गुप्तचर और संधि विग्रह के विभागों का काम देखते थे। शुर नवीस या चटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना, परगनों के हिसाब किताब की जांच करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे। यानी कि एक प्रकार से दोस्तों सचिव की तरह थे जो राजकीय पत्रों को पढ़ते वगैरह थे, उनकी शैली को देखते थे। दबीर या सुमंत ये मुख्य रूप से दोस्तों विदेश मंत्री की तरह थे। इनका कार्य विदेशों से आए हुए राजदूतों का स्वागत करना और विदेशों से संबंधित जो संधि विग्रह होता है वो सुमन करते थे दोस्तों। पंडित राव और न्यायाधीश। पंडित राव का मुख्य कार्य धार्मिक कार्यों के लिए तिथि को निर्धारित करना। धार्मिक कल्याण संबंधित कार्य दोस्तों पंडित राव के पास था और न्यायाधीश जो थे वो न्याय विभाग के प्रधान के रूप में थे। इनमें से पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त अष्टप्रधान के सभी पदाधिकारियों को समय समय पर सैनिक कार्यवाहियों में भाग लेना होता था। यानी कि ये 2 लोग जो थे पंडित राव और न्यायाधीश, ये लोग सैनिक कार्यवाहियों में भाग नहीं लेते थे, बाकी सारे 6 लोग जो है वो सैनिक कार्यों में भी भाग लेते थे। यानी कि युद्ध काल में इनके ऊपर सैनिक जिम्मेदारी भी आ जाती थी। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है दोस्तों। ये प्रशासन के अलावा अष्टप्रधान के अलावा यहाँ पे सैन्य प्रशासन भी था। शिवाजी के सैन्य प्रशासन के बारे में भी चर्चा करते हैं। शिवाजी की सेना मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहला घुड़सवार सेना, पागा या सिलादार, और दूसरा दोस्तों पैदल सेना। तो शिवाजी की सेना मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त थी। पहले घुड़सवार सेना की बात करते हैं। घुड़सवार सेना में दोस्तों 2 प्रकार की सेना थी, पागा और सिलादार। दोस्तों पागा या बरगीर वो सैनिक थे जो शिवाजी की अस्थायी सेना थी। ये नियमित सेना थी दोस्तों, यानी कि जो राज्य के भर्ती किए गए सैनिक थे।
राज्य के भर्ती किए गए सैनिक थे। ओके, इनको राज्य की ओर से वेतन मिलता था, इनको राज्य की ओर से शस्त्र शस्त्र भी, घोड़े वगैरह भी, सब कुछ इनको राज्य की ओर से मिलता था। यानी कि राज्य के नियमित सैनिक थे, राजकीय घुड़सवार। दूसरा दोस्तों सिलेदार होते थे, अस्थायी घुड़सवारों का दल। दोस्तों सिलेदार वो लोग होते थे, युद्ध के समय कुछ लोग भाड़े पर, सैनिक जो है वो किराए पर दोस्तों आते थे, जो लूट के माल में हिस्सेदारी की शर्त पर वो लोग सेना में शामिल होते थे और शिवाजी की सेना के साथ मिलकर के कार्य करते थे। ऐसे लोगों को सिलेदार कहा जाता था। सिलेदार अस्थायी घुड़सवारों का दल था, ये राज्य के राजकीय सैनिक नहीं थे। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। इसके अलावा दोस्तों पैदल सैनिक भी थे। शिवाजी की पैदल सेना में मावल के बहादुर वीरों की संख्या अधिक थी। दोस्तों मावल एक के बहादुर सैनिक बड़े ही महत्वपूर्ण थे, जो शिवाजी की सेना में थे, बड़े ही लड़ाके, बेहतरीन दोस्तों मराठी लड़ाके माने जाते थे मावल। इनको साजो सामान, हथियारों पर राज्य के द्वारा काफी धन खर्च किया जाता था। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे दोस्तों। ये ध्यान रखने वाली बात है कि शिवाजी ने भारी संख्या में तुर्की सैनिकों को भी शामिल किया था। इसके अलावा शिवाजी की सेना में गुप्तचर, तोपखाना, समुद्री बेड़ों की भी व्यवस्था थी। सेना को जागीर के रूप में वेतन मिलने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सेना के साथ युद्ध में स्त्रियों का जाना वर्जित था, जो कि बाद में चल करके मराठों ने इस परंपरा को तोड़ा, जिसकी वजह से पानीपत की थर्ड वॉर में मराठों को बुरी तरीके से हार मिली। इसके अलावा दोस्तों शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय इकाइयों को भी समझ लें तो प्रांतीय प्रशासन में शिवाजी ने शासन की सुविधा के लिए स्वराज कहे जाने वाले विजित प्रदेशों को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। दोस्तों शिवाजी का जो साम्राज्य था उसको स्वराज कहते थे। शिवाजी के साम्राज्य को स्वराज कहते थे। तो ये स्वराज दोस्तों 4 भागों में, 4 प्रांतों में बटा हुआ था मुख्य रूप से। स्वराज प्रदेश सीधे शिवाजी के अधीन था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनमें से एक जो प्रांत होता था वो स्वराज था। वैसे पूरे को भी स्वराज ही कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो प्रांत जो शिवाजी के सीधे नियंत्रण में था उसको स्वराज कहा जाता था। इसके बाद दोस्तों बाकियों को प्रांत कहते थे। प्रत्येक प्रांत महलों में विभक्त थे। इसका अधिकारी सर हवलदार होता था। ध्यान रखिए दोस्तों कि प्रांतों में प्रांतपति या हवलदार, और प्रांतों को दोस्तों किसमें, महलों में विभक्त किया जाता था, जहां पे सर हवलदार नाम का अधिकारी होता था। ओके, पुनः दोस्तों जो है महलों को तरफों में बांटा जाता था, जो हवलदार नामक अधिकारी क्या, महल दोस्तों तरफ में थे, जहां का अधिकारी जो है हवलदार था। इसके अधीन कारकुन तथा परित्यागकर नामक अधिकारी होते थे। हवलदार के अधीन 2 अधिकारी हैं, एक कारकुन है तथा एक परित्यागकर है। दोस्तों तरफ जो है कई सारे मौजा या गांव में बटा होता था। मौजा या गांव में, जो गांव सबसे छोटी इकाई थी, इसमें पाटिल या पटेल होते थे। इसका सहायक कुलकर्णी होता था। इसमें मौजा में एक पाटिल है, एक कुलकर्णी। अब आइए राजस्व प्रशासन की बात करते हैं। तो राजस्व के प्रमुख स्रोत के रूप में राजस्व प्रशासन की अगर बात करें तो राजस्व का जो प्रमुख स्रोत था वो था भूमिकर, चौथ और सरदेश मुखी। इसके अतिरिक्त राजस्व में व्यापार कर, उद्योग कर, युद्ध में प्राप्त धन, भेंट आदि भी राजस्व के स्रोत थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 स्रोत थे दोस्तों। कौन कौन से? भूमिकर, चौथ और सरदेश मुखी। दोस्तों शिवाजी ने अपने देश में, अपने स्वराज में भूमिकर के लिए उन्होंने जमीनों का वैज्ञानिक ढंग से माप करवाया, सर्वेक्षण करवाया, और सर्वेक्षण करवा करके दोस्तों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से लगान को निर्धारित किया। माप कराने के लिए उन्होंने काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। काठी और मानक छड़ी, रस्सी से दोस्तों पहले मापन किया जाता था, जो कि बहुत प्रमाणिक नहीं था। इसके स्थान पर उन्होंने काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया, जो कि मलिकंबर की व्यवस्था पर आधारित है। दोस्तों आप जानते हैं कि मलिकंबर दक्षिण भारत में अहमदनगर मलिकंबर ने भी बेहतरीन भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया था, और शिवाजी ने करीब करीब उसको कॉपी किया था दोस्तों। अन्नाजी दत्तो ने व्यापक स्तर पर भू सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के जो सबसे करीबी थे अन्नाजी दत्तो, उन्होंने व्यापक स्तर पर इसका भू सर्वेक्षण करवाया था।
शिवाजी के समय में कुल उपज का 33%, लेकिन बाद में चल करके कालांतर में बढ़ा करके 40% तक लगान बना दिया गया दोस्तों। लगान वसूलने के लिए शिवाजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि किसानों के साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि उन्होंने बीच में जितने भी मध्यस्थ थे उन सबको उन्होंने साइड बाई किनारे कर दिया और किसानों से डायरेक्टली उन्होंने लगान वसूलने की परंपरा शुरू करी। शेरशाह ने दोस्तों ऐसा ही मुगल काल में ऐसी व्यवस्था शुरू करी थी, लेकिन शेरशाह तो खैर काफ़ी पहले था। हो सकता है कि कहीं ना कहीं शेरशाह से शिवाजी की शासन व्यवस्था जो है वो प्रभावित रही हो, जहाँ पे इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि किसानों के साथ सीधा लगान वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट किया। राजस्व को दोनों रूपों में वसूला जा सकता था, नगद और कैश और दोनों रूपों में वसूला जा सकता था। राज्य की ओर से किसानों को बीज पशु के क्रय हेतु ऋण मिलता था। इसके अलावा दोस्तों चौथ और सरदेशमुखी भी शिवाजी की आय का प्रमुख स्रोत था। दोस्तों चौथ जो होता था वो एक्चुअली शिवाजी के साम्राज्य के पड़ोसी राज्यों से उनकी इनकम का, पड़ोसी राज्यों की इनकम का 1/4 शिवाजी उस पर अपना दावा करते थे। शिवाजी का यह मानना था कि क्योंकि शिवाजी के वहाँ इनकम बहुत अच्छी नहीं होती थी, पठारी क्षेत्र होने की वजह से वहाँ की आय बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए शिवाजी पड़ोसी राज्यों से जबरन दोस्तों उनकी इनकम का 1/4 यानी कि 25% प्राप्त करते थे, ओके, जिस पर अपना दावा करते थे। पड़ोसी राज्यों द्वारा ये टैक्स न देने पर यानी कि ये कर न देने पर शिवाजी उस राज्य पर इतने हमले करते थे जिससे कि उनका 25% से कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाता था। इसलिए पड़ोसी राज्यों को लगता था कि भलाई इसी बात में कि यार 25% को दे करके शांत कर दो। तो शिवाजी दोस्तों पड़ोसी राज्यों से या जैसे जैसे उनका साम्राज्य दूसरे देशों में बढ़ता गया, उन दूसरे पड़ोसी राज्यों में बढ़ता गया, उन राज्यों से उन्होंने चौथ की मांग करी। दूसरा दोस्तों शिव सरदेशमुखी था। उन्हीं राज्यों से जिन राज्यों से वो चौथ की मांग करते थे, चौथ के बाद दोस्तों बाकी बचे इनकम का 1/10 वो फिर से मांग करते थे, जिसको सरदेशमुखी कहा जाता था। सरदेशमुखी दोस्तों इस दावे पे आधारित था। अच्छा, चौथ जो होता था वो राज्य के खर्चे के लिए होता था, ये राज्य के प्रशासनिक सैनिक खर्चे के लिए होता था, जबकि सरदेशमुखी दोस्तों ये शिवाजी की व्यक्तिगत आय का के लिए होता था, छत्रपति की व्यक्तिगत आय के लिए होता था। ये इस दावे पे सरदेशमुखी दोस्तों इस दावे पे आधारित था कि चूंकि मैं तुम्हारे सारे क्षेत्रों का मैं सरदेशमुख हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा सबसे चीफ हूँ, हेड हूँ, इसलिए तुम्हें हमारी व्यक्तिगत खर्चे के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह से शिवाजी अपने पड़ोसी राज्यों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलते रहे। दोस्तों यही शिवाजी के बाद में मराठा साम्राज्य के पतन की बहुत बड़ी वजह भी बनी, क्योंकि शिवाजी के बाद भी जब मराठे उत्तर भारत के बहुत लहलहाते खेतों में पहुंच गए, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में, बहुत धनधान्य क्षेत्रों में पहुंच गए जहां पे मराठे लोग पूरे शाहाना तरीके से शासन कर सकते थे, बेहतरीन ढंग से अपनी एक शासन व्यवस्था स्थापित कर सकते थे, लेकिन वहां भी उन लोगों ने लूट मार की परंपरा को जारी रखा, चौथ और सरदेशमुखी वसूलते रहे, जिसकी वजह से जब मराठों को उत्तर भारत में जब कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो इन्होंने कोई भी भारतीय शक्ति यानी कि जाट, राजपूत या सिखों ने मराठों का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे अहमद शाह अब्दाली से बुरी तरीके से पराजित हुए। तो ये रही दोस्तों शिवाजी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, कई बातें आपको समझने का मौका मिला होगा, कई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।